हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री के संदर्भ में क्या आपका 12th हिस्ट्री के संदर्भ में आपका जो टॉपिक है मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने 16 महाजनपद के संदर्भ में अध्ययन किया कि किस तरह से आरंभिक राज्यों में राज्य जो अस्तित्व में आए उनमें 16 महाजनपद जो अस्तित्व में थे किस तरह से अपने वहाँ की उपलब्धियों, अपनी विशेषताओं, अपनी संस्कृति व सभ्यता को पिरोए हुए थे और किस तरह से कौन से महाजनपद की अपनी क्या विशेषता थी, क्या विशिष्टता थी उनकी, किस रूप में अपने आप को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किए, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में साहित्यिक स्रोतों में, पुरातात्विक स्रोतों में अपनी विशिष्टता प्रदान की, किस तरह से अपनी उपलब्धियों के माध्यम से इतिहास में गौरवमय इतिहास के रूप में प्रस्फुटित हुए। तो इन सभी बिंदुओं पे आपने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग 16 महाजनपद जो थे उन्हीं में से एक महाजनपद था मगध। मगध महाजनपद के संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि यह सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध जो है सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद है और भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की गौरव गाथा जो आगे चल के बनती है विशाल रूप में, एक विशालतम स्टोरी के रूप में निर्मित होती है जो मौर्य वंश की स्थापना होती है। उसके पहले का ये स्वरूप था मगध कि मौर्य वंश के पहले, यानी मगध एक महाजनपद है, ऐसे समझते हैं। ये क्या है? मगध महाजनपद। 16 महाजनपदों में ये मगध महाजनपद है जो सर्वाधिक क्या था? शक्तिशाली था। क्रम से हम लोग पूरी स्टोरी, पूरी तथ्यात्मक चीज़ों को समझेंगे बहुत सरल तरीके से। आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि मगध क्या था। उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसकी अवस्थिति क्या है? अवस्थिति समझेंगे कि किस प्राचीन काल में एक जो था ये वर्तमान समय में कहाँ पे है, इसकी क्या अवस्थिति थी उस टाइम में। तो ये बिहार के पटना व गया जिला में शामिल था। तो यानी बिहार के पटना व गया जिले जो इस टाइम में हैं, उस टाइम में वो क्या थे? मगध महाजनपद थे। बहुत सरल तरीके से कि ये बिहार प्लेस में है, बिहार राज्य में है और प्राचीन काल में इसकी अवस्थिति क्या थी? तो वर्तमान बिहार में जो गया जिला है, वर्तमान पटना और गया जो ज़िले हैं बिहार के, इन ज़िलों में प्राचीन काल में जो था महाजनपद उसका क्या नाम था? मगध महाजनपद। तो इस तरह से आपने भौगोलिक अवस्थिति को समझ लिया कि ये वर्तमान गया और पटना ज़िले में पड़ते हैं। प्राचीन काल में ये मगध के रूप में प्रतिष्ठित था। अब इसकी स्थिति को समझेंगे कि मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में इसकी क्या अवस्थिति थी। देखेंगे क्रम से। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। सबसे पहले इसको जानेंगे। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। राजधानी क्या थी इसकी? मगध की गिरिब्रज। एग्जाम में इस तरह से कभी कभी पूछ लेता है विकल्पी। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं, हो सकता है बुक में न मिले, सीरीज में न मिले। बहुत सारी चीज़ें ऐसी तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो वीडियो के माध्यम से आपको तथ्यात्मक चीज़ें प्रदान की जाएंगी। उन बिंदुओं को आप बहुत अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करेंगे। जहाँ जहाँ पे आपको लगेगा मैं इंडिकेट करूँगा कि ये चीज़ें इस तरह से पूछी जाती हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। राजधानी क्या है? गिरिब्रज। इसकी वर्तमान स्थिति जो है ये भी आपने समझ लिया कि 16 महाजनपदों में जो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाता है, तो मगध था। मगध चूँकि आगे भारत के इतिहास को गौरवशाली गाथा, गौरवशाली संस्कृति, गौरवशाली आध्यात्मिक प्लेस था, बहुत सारे अपनी संस्कृतियों को समेटे हुए था। किस तरह से अपने गौरवमय इतिहास के कारण ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ता है इस क्रम में। और इस क्रम को समझने के लिए पहले एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे कि इसका परिचय क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है, किस तरह से इसका स्वरूप था मगध साम्राज्य का। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से समझते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देख लिया आपने कि मगध की जो अवस्थिति थी, भौगोलिक अवस्थिति, वो क्या थी? बिहार प्रांत। बिहार यानी जो वर्तमान समय में बिहार के पटना व गया जिले हैं, उस टाइम में वहाँ पे ये क्या था? मगध महाजनपद था जो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। आगे देखेंगे। इसका राजधानी जो है गिरिब्रज थी और स्थिति क्या थी?
तो गिरिवज्र थी, पाटलिपुत्री, विस्तार इसका देखेंगे, गिरिवज्र भी थी और पाटलिपुत्र भी थी। विस्तार देखेंगे, इसका विस्तार कहाँ तक था? उत्तर में गंगा, उत्तर में क्या है? गंगा, पश्चिम में सोन, दक्षिण में क्या है? जंगलासित पठारी प्रदेश तक विस्तृत था ये। तो इस तरह से इसकी यह स्थिति है। प्राचीन काल में स्थिति इसको देखेंगे कि प्राचीन काल से ही यह राजनीतिक उत्थान पतन व सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र था। बौद्ध काल में भी आपने देखा होगा कि जैसे एक घटना दूसरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे धार्मिक सम्मेलन का आयोजन भी होता था। बौद्ध काल में भी ये महत्वपूर्ण प्लेस हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम में बौद्ध दर्शन अपने आप में उस समय प्रस्फुटित हुआ था और अपनी विचारधारा, अपनी व्यवस्था कह सकते हैं दर्शन को लेकर के कैसे विश्वविख्यात हो गया। तो ये प्लेस जो मगध था, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, विविध क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को समेटे हुए था, अपनी उपलब्धियों को पिरोए हुए था और किस तरह से अपनी गौरव गाथा के कारण, अपनी संस्कृति के कारण, अपनी महानतम विशिष्ट उपलब्धियों के कारण ये इतिहास में अपना विषय वस्तु, अपना स्थान बनाता है। और इस तरह से भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण पन्नों में ये इसकी गाथा जुड़ जाती है, इसकी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ जाती हैं, क्योंकि ये आगे चल करके जो मौर्य वंश की स्थापना होती है इसी मगध में होती है। और इस मौर्य वंश की स्थापना के पहले की सारी चीज़ों को हम लोग बहुत सरल तरीके से समझेंगे। तो मगध की स्थिति आपने समझ लिया कि इसकी स्थिति क्या है, कैसे है। शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? बिहार के पटना व गया जिले थे। विस्तार उत्तर में गंगा व पश्चिम में सोन नदी तक ये विस्तृत था। तो इसकी इस तरह से यह स्थिति थी। प्राचीन काल से ही यह राजनीतिक उत्थान व पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र था। तो प्राचीन काल से ही अपना ये विशिष्ट उपलब्धियों को लिए हुए है। ये उस टाइम में ही धार्मिक आयोजन यहाँ होते थे, राजनीतिक उथल हुआ करते थे। आगे चल के कुछ घटनाओं का उल्लेख करेंगे इसी के संदर्भ में। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ये रहा कि ये बुद्ध के समकालीन व शक्तिशाली संगठित राजतंत्र था। इसको ये अंडरलाइन करेंगे कि ये बुद्ध के, महात्मा बुद्ध जो हैं बौद्ध दर्शन के महान प्रणेता, और मगध के बुद्ध के समय में ये क्या था? शक्तिशाली संगठित राजतंत्र था। तो महात्मा बुद्ध के समय में ये सबसे संगठित राजतंत्र था जो अपनी विशिष्ट उपलब्धियों को लिए हुए था। और इसी क्रम में कि मगध का जो उत्तरोत्तर विकास होता गया, यानी ये इतना ज़्यादा संगठित था, इस तरह से शक्तिशाली था और ये अपनी उपलब्धियों के कारण, अपने शक्तियों के कारण निरंतर अपना विकास करते हुए आगे बढ़ता गया। यहाँ पे इसके कुछ बिंदुओं को देखेंगे कि इसकी उपलब्धियाँ, इसकी जो है आर्थिक जो मजबूती थी या अर्थव्यवस्था इसकी मजबूत थी, आर्थिक रूप से संपन्न वैभवपूर्ण था। तो उसके पीछे कौन कौन से कुछ फैक्टर थे, पहले भी हमने कुछ अध्ययन किया, उसके संदर्भ में देखेंगे कि इसकी आर्थिक स्थिति मजबूती के पीछे क्या क्या कारण था। तो सबसे बिंदु इसमें देखेंगे कि मगध शक्तिशाली होने के पहले कि मगध की जो भूमि थी बहुत ही उपजाऊ थी। मगध की भूमि जो थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। कृषि अर्थव्यवस्था का आधार होता है। उस टाइम में भी कृषि जो थी उसी से कर लिया जाते थे, उसी से अर्थव्यवस्था का आधार होता था, व्यापार भी उसी के माध्यम से होता था। तो कृषि के माध्यम से ही स्थिति वैभवपूर्ण व मजबूती मिली। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो कृषि के साथ साथ चूँकि गंगा नदी और सहायक उसकी नदियाँ इस क्षेत्र में बहती थी, जिसके कारण ये भूमि सिंचित थी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी और जिसके कारण कृषि उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था, जो लोगों के वैभवपूर्ण स्थिति को मजबूती प्रदान करता है। आगे देखेंगे यहाँ पे लोहे की खानें थी। तो लोहे की खाने के होने के कारण लोगों को आर्थिक लाभ होता था, क्योंकि लोहा जो है मानव सभ्यता के मानव विकास का आधार माना जाता है। लोहे के माध्यम से कृषि उपकरण बनाए जाते हैं, लोहे के माध्यम से नए नए यंत्र बनाए जाते हैं, लोहे के माध्यम से अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं, जो उस समय अपनी शक्तियों के बल पर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान किया, बाह्य आक्रमण से रक्षा की और लोहे के प्रयोग के कारण ही अपने विकास को चरम पर पहुंचाया। आगे देखेंगे इसी क्रम में सेना के लिए यहाँ के जंगलों में हाथी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, क्योंकि उस टाइम में सेना को जो
एक प्रकार से चलने का, आवागमन का जो माध्यम था सैनिकों के लिए, या युद्ध में जो प्रयोग किए जाते थे, घोड़े और हाथी प्रयोग किए जाते थे, तो यहाँ के जंगलों में हाथी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जो सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करते थे। गंगा की सहायक नदियाँ इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती थी, सिंचाई के साधन के रूप में यूज आती थी। तो इस तरह से नदियों के माध्यम से भी इस क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा फली फूटित हुई। किस तरह से लोगों को कृषि वैभवपूर्ण हुआ, आर्थिक विकास हुआ, और इसके कारण जो है लोग संपन्न हुए। तो ये आर्थिक आधार ये सारे थे, ये बिंदु थे जिसके कारण मगध साम्राज्य फलीभूत हुआ और अपने वैभवपूर्ण इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। आगे देखेंगे हम लोग, ये तो मुख्य रीजन थे मगध साम्राज्य के। आगे देखेंगे कि मगध साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक हुए। कहते हैं कोई साम्राज्य, वहाँ का इतिहास तभी प्रसिद्ध होता है जब उस क्षेत्र का, उस साम्राज्य का शासक शक्तिशाली होता है, चक्रवर्ती सम्राट होता है, अपनी उपलब्धियों को पिरोए हुए रहता है, अपनी भुजाओं के बल पे अपने साम्राज्य को विस्तृत करता है और अपने जनता की सेवा करते हुए, अपने शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने साम्राज्य को चरम पर ले जाता है। तो यही कारण था कि जो मगध के शासक थे, जो मगध के सम्राट थे, शक्तिशाली थे, अपनी भुजाओं में उतनी शक्तियाँ रखते थे कि अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर सकते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए निरंतर, अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाते गए निरंतर। और इन्हीं के कारण मगध साम्राज्य अपने आप में इतिहास में गौरवमय इतिहास के रूप में जाना जाता है। तो शक्ति संपन्न साम्राज्य था ये, महाजनपद था। और इसमें जैसे बिंबिसार जो इतिहास प्रसिद्ध सम्राट था, तो बिंबिसार था, अजातशत्रु, जैसा कि आप जानते हैं अजातशत्रु बहुत ही ऐतिहासिक प्रसिद्ध व्यक्ति है, महापद्मनंद थे। ये सभी महत्वाकांक्षी शासकों ने अपनी नीतियों एवं अपने कार्यों के बल पे, अपनी भुजाओं एवं शक्तियों के बल पे अपने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया, आर्थिक विकास किया, व्यापार में वृद्धि किया, वाणिज्य प्रगति स्थिति में थी और सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करते हुए अपने साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया, जो इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस तरह से मगध साम्राज्य के ये महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने अपने शक्ति संपन्न के बल पर मगध को चरम पर पहुंचाया। जिन 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली व वैभवपूर्ण महाजनपद के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य का जो शासक था, अंतिम शासक महापद्मनंद था। महापद्मनंद कहते हैं, इसी में महापद्मनंद को परास्त करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। तो चाणक्य का नाम जैसा इतिहास में आप जानते हैं कि चाणक्य ने क्या किया था, नंद वंश से शासक से इसकी जो है वैचारिक या मतभेद था। एक राज दरबार में कुछ एक घटना इस तरह से उल्लिखित है ऐतिहासिक रचनाओं में कि चाणक्य का अपमान किया गया था राज दरबार में और उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि हम नंद वंश का विनाश कर देंगे, अगर नहीं कर पाए तब तक तो अपनी शिखा को ऐसे खुला रखेंगे। तो उनकी अपनी एक प्रतिज्ञा थी। और आगे चल के किस तरह से चाणक्य चूँकि रास्ते में आ रहे थे, कहते हैं कुछ इस तरह की उक्तियाँ मिलती हैं, घटनाएँ रचनाओं में उल्लेख मिलता है कि रास्ते में आ रहे थे तो एक बालक उन्हें कोई खेल खेलते हुए दिखाई दिया और वो खेल खेलते हुए अपने लड़कों के साथ, जो लड़का खेल रहा था, कई लड़के उसमें थे और उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो चाणक्य को लगा कि ये बालक जो है इसके अंदर बहुत सारी क्षमता दिख रही है। कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वो किसी व्यक्ति को परख लेता है, कौन व्यक्ति कैसे है, उसकी विशेषताएं, उसकी चीज़ें वो दिखती रहती हैं और पारखी व्यक्ति जो होता है वो उस चीज़ को समझ लेता है। तो चाणक्य भी एक पारखी व्यक्ति थे, तार्किक व्यक्ति थे, पारखी व्यक्ति थे, कौशल युक्त थे और उन्होंने अनुभव था उन्हें, और अपने अनुभव के बल पर उस बालक को अपने साथ लेकर के आए, उसे शिक्षा दीक्षा दी, उसको जो है ट्रेन किया, ट्रेनिंग दी, सैनिक शक्ति सैन्य कह सकते हैं ट्रेनिंग दी कि कैसे युद्ध लड़े जाते हैं, तलवार कैसे चलाए जाते हैं। उस बालक उन्होंने निपुण बनाया और आगे चल के वही बालक क्या बनता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विश्व विख्यात होता है। तो यही जो है नंदवंश का विनाश करके ही इस मगध के साम्राज्य को अपने अंडर में करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलकर के अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं प्रारंभ में और धीरे धीरे अपनी शक्ति को विस्तृत करते हुए इस नंदवंश का विनाश करके मगध को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेते हैं। तो इस तरह से आगे चल करके मौर्य वंश की क्या होती है, स्थापना होती है। डियर स्टूडेंट, इस क्रम को इसलिए बताना आवश्यक था
कि मौर्य वंश के स्थापना के पहले ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना के पहले मगध की क्या स्थिति थी, मगध के विषय में क्या जानते हैं, या मौर्य वंश की स्थापना के पहले मगध की स्थिति का उल्लेख करें। तो मौर्य वंश की स्थापना स्टार्ट करने के पहले उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी साम्राज्य सीमाएं, उसकी शक्तियाँ, मौर्य वंश के विषय में परिचय बताने के पहले जो बैक में जो क्वेश्चन एक आता है कि मौर्य वंश की स्थापना के पहले मगध की क्या स्थिति थी, इसका उल्लेख करें। तो आप इन बिंदुओं पे एक पूरा क्वेश्चन ही रेडी है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश की स्थापना के पहले मगध की क्या स्थिति थी, इसका उल्लेख करें। तो आप इस तरह से बता सकते हैं या लिखेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना के पहले जितने भी बिंदु आपने अध्ययन किया कि मगध की क्या स्थिति थी, उसकी भौगोलिक क्या स्वरूप है, उसके आर्थिक आधार की क्या स्वरूप थी, रूपरेखा थी, किस तरह से मगध के शासकों ने अपने शक्ति के बल पे मगध को चरम पर पहुंचाया, उसके आर्थिक विकास का क्या क्या आधार था, कैसे मजबूती प्रदान की गई मगध को, किस रूप में किस कारणों से जो है मगध महाजनपद अन्य महाजनपदों से आर्थिक रूप से मजबूत था, सैन्य शक्ति रूप से मजबूत था। तो आप बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे शासकों की अपनी विशिष्टता थी, शासक शक्तिशाली थे, शासक अपने राज्य को वैभवपूर्ण बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए, किस तरह से मगध की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जैसे वहाँ पे लोहे की खानें थी, नदियाँ थी, नदियों के माध्यम से आसानी से सिंचाई हो जाता था, भूमि उर्वर थी जो आर्थिक आधार बनता है कि कहीं किसी क्षेत्र की जो है वैभवपूर्ण स्थिति के पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी वही स्थिति है कि यहाँ पे नदियों के कारण जो है उपजाऊ भूमि थी, जिससे बड़ी मात्रा में क्या होता था, कृषि उत्पादन होता था, और कृषि उत्पादन होगा तो स्वाभाविक है कृषि उत्पादन किसी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनता है, और इसी आधार के कारण ही मगध अपने आप में संपन्न महाजनपद था, शक्तिशाली महाजनपद था, और बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हुई जो उसे वैभवपूर्ण बनाने में सहयोग प्रदान की। तो ये प्राकृतिक वैभवपूर्ण स्थिति थी और कुछ चीज़ें को बनाना पड़ा। तो मगध के शासक भी इस तरह से थे, इतने शक्तिशाली थे, इतने महत्वाकांक्षी थे, अपनी उपलब्धि अपनी भुजाओं के बल पे चूँकि वो शक्तिशाली थे और उनका उद्देश्य ही था कि मगध को शक्तिशाली बनाना। तो मगध के शासकों का विशिष्ट योगदान था और उन शासकों ने जो है अपनी महत्वाकांक्षा के कारण मगध को चरम पर पहुंचाया। तो मौर्य वंश की स्थापना के पहले जो एक क्वेश्चन पूरा बनता है वो क्वेश्चन इस रूप में है कि आप इन बिंदुओं को जो है इस रूप में उल्लेख करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक जो है यहीं समाप्त होता है कि मगध के सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में मगध का उल्लेख कीजिए या मगध की क्या स्थिति थी। तो आपने इन बिंदुओं को लेकर के एक पूरा टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किया गया और इस तरह से हमारा ये विषय वस्तु यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।